जरूरी होती शिक्षा, सारे अवगुण धोती शिक्षा। चाहे कितना पढ़ लें हम पर, कभी ना पूरी होती शिक्षा। नमस्कार दर्शकों, लाइव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी के आज के अंक में आपका स्वागत करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ पूर्वा राय। जी हाँ, हफ्ते की शुरुआत है, दिन है नया, दिन है सोमवार और आपका स्वागत हमेशा की तरह मैं करने आई हूँ। और आप जानते हैं कि शिक्षा वो महासागर है जिसमें जितनी बार गोता लगाया जाए उतनी बार हर व्यक्ति एक मोती लेकर आता है। ये शिक्षा वो है जो हमारे जीवन को नई दिशा देती है, हमें ज्ञान देती है, हमें सिखाती है कि किस प्रकार से हमें अपने समाज में रहना है, किस प्रकार से हम अपना देश चला सकते हैं। और जब हम बात करें देश चलाने की, तो जी हाँ, लोकतंत्र का महापर्व मना रहा है हमारा ये देश। और कल यानी कि 7 तारीख है, हम सबको बेसब्री से इंतजार है। कल हम अपने यहाँ पर चुनाव में भाग लेंगे। प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि हर व्यक्ति सुबह सुबह जल्दी से जाए। जी हाँ, 6 बजे से तो वोटिंग शुरू हो जाएगी, तो मुझे तो बहुत जल्दी इंतजार है कि अपनी उंगली पर किस तरीके से मैं वो स्याही का निशान लगाऊं, अपने अधिकार का प्रयोग करके अपने देश का भविष्य का निर्माण करने में सहयोग दूं। और यही आशा करती हूं और बहुत सारा आपसे अनुनय विनय भी करती हूं कि आप सभी अपने वोट का प्रयोग करें। कल सभी लोग मतदान जरूर करें। तो ये तो हुई बात मतदान की। और हमारे नमस्कार एमपी के आज के अंक में हम आपको बता रहे हैं बहुत सारी बातें, जिससे कि आपको थोड़ा सा हिंट तो हो ही गया होगा, क्योंकि मैंने आपके कार्यक्रम की शुरुआत की है शिक्षा से। तो शिक्षा के विषय में भी बात कर ली जाएगी, लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारा कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है। आपके फ़ोन का हमें इंतज़ार रहेगा और हम सुबह 8 बजे से 9 बजे तक आपके साथ लाइव फ़ोन पर जुड़े हुए हैं। और स्क्रीन पर हमारे फ़ोन नंबर्स भी स्क्रॉल हो रहे हैं, तो क्यों ना एक बार बता दिया जाए। हमारे फ़ोन नंबर जो कि हैं भोपाल के STD कोड के साथ में 0755266049। साथ ही साथ हमारा एक टोल फ्री नंबर है, बिल्कुल निःशुल्क नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800233040। आपके फ़ोन का मैं इंतज़ार लगातार करूंगी। तो चलिए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम की रीत के अनुसार बताते हैं कि आज का पंचांग क्या कहता है। विक्रम संवत 2081, वैशाख माह, कृष्ण पक्ष, दशमी है तिथि, 6 मई 2024 है तारीख और दिन है सोमवार। आज के दिन जिन भी हमारे दर्शकों का जन्म दिवस है या फिर जिनकी शादी की वर्षगांठ है, उन्हें ढेर सारी बधाइयां हम प्रेषित करते हैं। तो चलिए, ये तो हुई बात तिथि की। और आज हम बताने वाले हैं कि कौन सा मुख्य दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, ये इंटरनेशनल नो डाइट डे है। हम हमेशा से ही बात करते हैं कम खाइए। हम हमेशा नए साल पर क्या संकल्प लेते हैं, मैं कल से कम खाऊंगी, मैं आज से कम खाऊंगी, मैं अभी से कम खाऊंगी। जी नहीं, आज वो दिन है, भरपूर खाइए, खूब खाइए, नो डाइट डे मनाइए। आज का दिन आप एंजॉय कीजिए। चलिए, ये तो हुई आज के दिन की बात। अब झांक लिया जाए कि किस प्रकार से आज की तारीख इतिहास में किन मुख्य बातों से दर्ज की गई है। तो इतिहास के पन्नों पर भी झांक लिया जाए। 1840 दुनिया की पहली गोंद लगी डाक टिकट पेनी ब्लैक का ग्रेट ब्रिटेन में इस्तेमाल हुआ था। 1861 मोतीलाल नेहरू का जन्मदिन आज ही के दिन मनाया जाता है। जी हां, आज ही के दिन ये पैदा हुए थे। 1910 की अगर बात कर ली जाए तो जॉर्ज पंचम पिता एडवर्ड सप्तम की मृत्यु के बाद ब्रिटेन के सम्राट बने थे। 1997 फ्रांस की क्रिस्टिन जेनिन ध्रुव पर पैदल पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला बनी थी। 2004 चीन ने सिक्किम को भारत का अंग मान लिया था। 2010 की अगर हम बात करें तो मुंबई पर हमला करने वाले आतंकवादियों में जिंदा पकड़े गए एकमात्र आतंकवादी अजमल कसाब को आज ही के दिन फांसी की सजा सुनाई गई थी। और अगर बात की जाए जन्म दिवस की, आज किन किन लोगों का जन्म दिवस हम मना रहे हैं, तो भारत के प्रसिद्ध तैराकों में से एक खजान सिंह का जन्म दिवस है आज। साथ ही साथ महान संगीतकार मियां तानसेन। जी हाँ, मियां तानसेन को कौन नहीं जानता है, अकबर के नौरत्नों में शामिल थे मियां तानसेन। तो इनका जन्म दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है।
अभी एक छोटा सा विचार, क्योंकि कहा जाता है कि कुछ लाइन, कुछ शब्द पढ़कर आप उसको अगर अपने जीवन में आत्मसात नहीं करें तो उनको पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो उस विचार को पढ़ लेने से, उसको आत्मसात कर लेने से आपका दिन बन सकता है, आपका जीवन सुधर सकता है। तो एक विचार क्या कहता है उसे भी जान लिया जाए। आपका स्वास्थ्य ही आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। इसका एहसास तब होता है जब हम इसे खो देते हैं। जी हाँ, कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि आपसे आज भरपूर खाइए, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। अंधाधुंध खा लेने से, फास्ट फूड खा लेने से हम अपनी सेहत को ही नुकसान पहुंचाते हैं। और वही बात है कि तब पता चलता है जब हम इसे खो देते हैं। तो खोना नहीं है, स्वस्थ रहना है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है और अपने समाज को स्वस्थ रखने की संकल्प लेना है। इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का विचार क्या है। क्योंकि कार्यक्रम के शुरुआत में ही मैंने आपको छोटी सी हिंट तो दे ही दी थी कि आज हम शिक्षा पर बात कर रहे हैं। तो किस प्रकार से जो हमारे बच्चे अभी 10वीं की परीक्षा दे चुके हैं और आगे भविष्य में किस प्रकार से उन्हें विषय का चयन करना है, तो 10वीं के बाद विषय का चयन कैसे करें, यही है जानने का विषय। और इस विषय की जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे विशेष अतिथि, जो कि श्री प्रशांत शर्मा जी, एक करियर काउंसलर है। इनका स्वागत कर लिया जाए तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो 10वीं के बाद बच्चे विषय का चयन करते हैं, उसमें जो अभिभावक हैं उनकी क्या भूमिका रहती है? क्या अभिभावकों को भी उतना ही सपोर्ट करना चाहिए या फिर बच्चे के मन के अनुसार छोड़ देना चाहिए? पूर्वा जी, सबसे पहले तो जैसे आपने आज दिन की शुरुआत की कि कल हम महापर्व मनाने जा रहे हैं बोटिंग का, तो मेरा सभी अभिभावकों से और जो ऐसे छात्र हैं जिनका वोटिंग लिस्ट में नाम आ चुका है, जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ था, तो मेरी अपील है कि वोट देश हित में जरूर करें और इस महापर्व के गवाह बने। बात आती है शिक्षा की, तो हमारा शास्त्र कहता है ना चौर्य चौरम, ना राज्य हारम, ना भ्रात भाज्यम, ना चा भार्यकारी, व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, विद्या धन सर्वधन प्रधानम। अर्थात कि ना तो इसको कोई चोर चुरा सकता है, ना तो इससे हमारा भाई बांट सकता है, ना ही राजा इसको हमसे छीन सकता है। ये तो वो धन है कि जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा, इसलिए विद्याधन को सर्वश्रेष्ठ धन माना गया है। और इसी विषय में हम अपने अभिभावकों की कुछ परेशानियां को कम करने का प्रयास करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, और देखेंगे कि हम उनमें कैसे उनको मदद कर सकते हैं कि कक्षा 10वीं के बाद जो चुनाव होता है, विषयों का चुनाव होता है, वो कितना महत्वपूर्ण है। ये वो क्षण होता है जो हमारी जिंदगी को एक दिशा देता है। अगर हमने सही दिशा पकड़ ली तो हमारी सफलता हमें जल्दी मिल जाती है। इसलिए ये वो क्षण है, ये वो क्रिटिकल पॉइंट है जिस पर हमें संभल के और दोनों के प्रयास का अर्थ है यहाँ पे कि हम स्टूडेंट्स का मत भी हम समझें और अभिभावकों का मत भी समझें। हम दोनों को मिला के ही हम कुछ रिजल्ट्स निकालें। ऐसा ना हो कि ये रिजल्ट्स एक तरफा हम डिसीजन लें, या तो हम छात्र अपने ही डिसीजन को सर्वोपरि माने या अभिभावक अपने डिसीजन को सर्वोपरि माने। हम दोनों के डिसीजनों को मिलाकर ही हम रास्ता निकालेंगे, क्योंकि ये ऐसी बात होती है, क्योंकि इस समय छात्र जो है कि उम्र इतनी अधिक मैच्योरिटी पर नहीं होती है कि वो अपना ध्यान दे पाए कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो अभिभावकों का ये धर्म होता है कि उसको वो किसी भी प्रकार से, या वो अपने स्कूल में करियर काउंसलर की मदद ले सकता है या किसी अन्य सीनियर की मदद ले सकता है, अपने गुरुओं की मदद ले सकता है, कि उसको वो दिशा का ज्ञान हो कि जो वो विषय लेने जा रहा है उसमें उसको क्या क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं उसके करियर बनाने के। तो विषय बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम इस पर बहुत ही अच्छी बात है। कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी वो गलती हो जाती है माँ बाप से कि उन्हें लगता है कि नहीं, ये मेरा जो बच्चा है ना, वो मुझे पूरा अधिकार है, मैं जो बोलूँगा वही पढ़ना है। जिन्हें ये नहीं सोचना है, आजकल तो बच्चों को पहले ही पता रहता है कि मुझे क्या पढ़ना है। जी हाँ, हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, अनूप जी। जी स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। जी अनूप जी। हेलो जी, नमस्कार मैम। हाँ जी नमस्ते। मैंने अनूप शर्मा बोला था टीकमगढ़ से। जी जी मैम ये पूछ रहे थे कि 10वीं के बाद जो व्यवसायिक विषय हैं वोकेशनल वाले, तो क्या केवल उन्हीं को लेके जा सकते क्या 11वीं 12वीं में?
बिल्कुल है अनूप जी, नमस्कार। आपने जो प्रश्न उठाया वोकेशनल को लेके, बिल्कुल आप वोकेशनल में जा सकते हैं और हमारे पाठ्यक्रम है इस चीज़ में। वोकेशनल में ऑलरेडी हमारे जो सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें ब्यूटी है, वेलनेस है, बैंकिंग है, फाइनेंस सर्विस है, हेल्थ केयर है, फिजिकल एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, ट्रैवलिंग है, टूरिज्म है, आप इसको भी लेके अपने करियर को बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। इसमें भी आपके कक्षा 12वीं के बाद जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो इसमें बिल्कुल आपको विस्तृत और अच्छी ब्रांचेस मिल जाती हैं जिसमें आप करियर अपना डेवलप कर सकते हैं बच्चे का। जी, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। मुझे लगता है कि अनूप जी को उनके प्रश्न का उत्तर संपूर्ण मिल चुका होगा। जिस बात पर मैं आपसे प्रश्न कर रही थी कि कभी कभी वही चीज़ होती है कि हम सावधानी नहीं बरत पाते कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो वो अभिभावकों को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है, पूरी जिंदगी का सवाल होता है, देश का सवाल होता है। जी पूर्वा जी, इसमें एक चयन, जब विषय चयन होता है तो इसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है। अभिभावकों को वो एक निर्धारित प्रक्रिया अपनानी चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपने बच्चे का रुझान देखना चाहिए कि हमारे बच्चे का रुझान किस ओर है, और रुझान देखने के लिए भी कई तकनीक्स होती हैं जिसमें वो ऑब्ज़र्व कर सकता है। एक तो हम बात करके भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि आपका किस संबंध में, किस विषय को लेके आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे आगे। और दूसरी चीज़ होती है कि उसको जो विषय लेना चाहता है उसमें करियर के ऑप्शंस कितने हैं भविष्य में। ऐसा ना हो कि उसके करियर के ऑप्शंस वहाँ भविष्य में बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में भी बच्चे को हम गाइड कर सकते हैं, काउंसलर्स से बात कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि पेरेंट्स उसको भली भांति समझाए कि जो वो ऑप्ट करना चाहता है उसमें उसको ये राहें मिल सकती हैं, इतने इतने ऑप्शंस हो सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि बच्चे को जब बच्चा सिटिंग में बैठता है, पढ़ने के लिए बैठता है, तो हम ये पेरेंट्स उसमें ऑब्जर्व करता है कि उसकी सिटिंग कैसी है। क्या वो लगातार पढ़ता है उस विषय को, या विषय को जब लगातार पढ़ता है वो, तो उसके बीच में वो कितने अंतराल से उठता है, क्या उसी विषय में खो जाता है वो जी। अगर वो ऐसा नहीं हो कि बच्चा जब कोई सब्जेक्ट पढ़ने बैठे तो बार बार वो बाथरूम के लिए उठे या बार बार पानी पिए, या बार बार चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ हमारे एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, हेमराज जी सीहोर से। नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। जी या बार बार पानी पिए, मैं चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ हमारे एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, हेमराज जी सीहोर से। नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए आप। सर जी नमस्ते। हेमराज जी, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगी कि आप अपने घर के टीवी का आवाज थोड़ी सी वॉल्यूम कम कीजिए। आवाज कम करिए। जी 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 जी, पूछिए आप अपना प्रश्न। मैं कह रहा था कि जो बच्चे विषय चयन करते हैं उस टाइम जो है माता पिता उन पे दबाव बनाते हैं कि आपको आर्ट लेना है कि साइंस लेना है कि कॉमर्स लेना है, ये कहाँ तक सही है? ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है हेमराज जी, और इसमें जो है आप बच्चे की सलाह जरूर लें, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट की ओर है, वो किस में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, उसको हमें ये सही समझाना है। इनफैक्ट कि बच्चे को ऑब्जर्व भी करना है कि जो वो सब्जेक्ट के लिए बात करता है तो क्या वो उसमें परफेक्ट है या नहीं है, क्योंकि ये जनरली देखा जाता है बच्चे उन्हीं सब्जेक्ट को चुनते हैं जिनमें उनका मन लग रहा होता है, जो उनको समझ में आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे डिसाइड करना कि बच्चे की हम बात नहीं सुनेंगे, पेरेंट अपना दबाव बनाएंगे, ये पूर्णतः गलत है। हमें बच्चे की राय को पूर्णतः अच्छी तरह से समझना होगा और उसके विषय में आपस में उसके पेरेंट्स से, उसके जो अपने स्कूल कॉलेज में कोई काउंसलर हैं उनसे बात करके उसको बिल्कुल वही सब्जेक्ट दिलाना चाहिए जो कि उसके हित में है और जो जिसमें उसकी रुचि है। जी, बहुत ही अच्छी बात है ये कि सच में सभी की जो राय है वही हमें समझना चाहिए, बच्चों की भी राय हमें समझना चाहिए और पेरेंट्स को भी। इन सब भूमिकाओं में काउंसलर की क्या भूमिका है, वो काउंसलर उन्हें कहाँ मिलेंगे जिनसे जाकर वो सही सलाह ले सकते हैं? आपको बता दूं कि हमारे मध्य प्रदेश शासन में सभी स्कूलों में काउंसलर की व्यवस्था की हुई है। 2 टीचरों को प्रशिक्षित किया गया है
कि बच्चे की वो काउंसलिंग करें कि उनको कौन सा सब्जेक्ट बेहतर है अपने जीवन को बनाने के लिए। और इसमें जितने भी हैं, चाहे वो स्कूल लेवल पर भी हों, उसमें भी काउंसलर से बात कर सकते हैं, अपने तहसील लेवल पर भी काउंसलर से बात कर सकते हैं, अपने ज़िले लेवल पर भी काउंसलर से बात कर सकते हैं, प्रदेश लेवल पर भी काउंसलर से बात करते हैं। मध्य प्रदेश शासन ने हमारी जो वेबसाइट्स है उस पर भी वो चैट करके भी बात कर सकते हैं, और जो कुछ टोल फ्री नंबर भी उसने जारी किए हैं उन पे भी काउंसलर की मदद ले सकते हैं। तो काउंसलर आपके चारों ओर हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है कि काउंसलर कहाँ मिलेंगे, तो अपने विद्यालय के प्रिंसिपल पर जाइए और प्रिंसिपल से बात कीजिए, आपको निश्चित ही सुनिश्चित मार्ग मिल जाएगा जिससे आप काउंसलर से बात कर सकेंगे। बहुत ही अच्छी बात है। आप मुझे ये बताइए कि हमने बात कर ली कि पेरेंट्स जो हैं उनकी भूमिका क्या है, बच्चों की राय क्या है और काउंसलर किस प्रकार से, लेकिन किन किन मुख्य बिंदुओं पर बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए कि भाई कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेरे दोस्त ने ये लिया है तो मैं भी ये ले ही लेता हूँ, या फिर मेरी टीचर ने मुझे ये समझाया था कि ये लेने से ऐसे बनेंगे, खुद को कुछ भी नहीं पता है, तो कौन से मुख्य बिंदु चयन होते हैं? देखिए, ये बात तो बहुत ही सही आपने बताई कि बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, उसको जो बात सुनने को मिलती है उसी को फॉलो अप करने लगता है। तो ऐसी स्थिति में उसको जब वो करियर को चुनता है तो उसको निश्चित रूप से अपने भविष्य को देखते हुए उसको आखिर करना क्या है। वो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहता है, वो मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है, वो वाणिज्य क्षेत्र में जाना चाहता है, या आर्ट साइड में जाता है, सिविल सर्विसेज के लिए जाना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो विषय का चयन प्रॉपर तरीके से करेगा और उसकी जानकारी सही तरीके से लेगा, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और इसमें ये देखिए, अगर कोई सिविल सर्विसेज के लिए बच्चा जाना चाहता है और सिविल सर्विस में बच्चे का इंटरेस्ट अगर शो हो रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो आर्ट क्षेत्र में अगर चुनता है तो उसके लिए राह आसान हो। ऐसा नहीं है कि वो साइंस सब्जेक्ट से नहीं जा सकता है या अन्य क्षेत्र से नहीं जा सकता है, बट उसकी अगर जो राह आसान होगी वो आर्ट सब्जेक्ट से ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप में वो लेने से उसकी जो सक्सेस का प्रतिशत है वो कुछ लेवल तक बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो विषयों का चयन है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जी, विषय चयन में आने वाली सबसे मुख्य समस्याएं के विषय में अगर आप बताएं। कभी कभी ऐसा होता है वो अनदेखी अनसुनी समस्याएं उसी समय पर पैदा हो जाती हैं और फिर व्यक्ति अचानक से घबराने लगता है, तो कौन कौन सी वो मुख्य समस्याएं हो सकती हैं? देखिए कि बच्चे को अभी इतना तो अधिक ज्ञान नहीं होता है, कुछ एक बच्चों को छोड़ के जिनके पेरेंट्स काफ़ी पढ़े लिखे हैं या जो कि हायर एजुकेशन जो ले चुके हैं, उन्हें मालूम रहता है कि बच्चे का करियर किस विधा के साथ अच्छा रहेगा, तो ऐसे में बच्चे को सजेस्ट करते हैं। परंतु कुछ एक केस मेरे पास ऐसे आए हैं कि बच्चा उनसे हटके गया है, उन्होंने ऑप्ट लिया है कि नहीं सर मैं वोकेशनल में फ़ोटोग्राफी उस चीज़ में जाऊंगा, और हमने ये देखा है कि बच्चे को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, नहीं कि आप मैथ्स ग्रुप में जाइए, क्योंकि कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको पेरेंट्स ने भी नहीं सुना होता है। आजकल मुख्य रूप से करीब करीब 8 सब्जेक्ट हमारे मध्य प्रदेश शासन ने दिए हुए हैं, जिसमें हमारा साइंस ग्रुप है, ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप्स आता है, मैथ्स बायो ग्रुप है, कॉमर्स ग्रुप है, एग्रीकल्चर ग्रुप्स है, फाइन आर्ट्स ग्रुप है, होम साइंस ग्रुप्स हैं, और ऐसे कई ऐसे अच्छे कोर्सेज़ का कॉम्बिनेशन इस चीज़ में डाला है, तो बच्चा उनको ऑप्ट कर सकता है। तो जो मैं फ़ोटोग्राफी की बता रहा हूँ, आज बच्चे ने वो ऑप्ट किया, उन्होंने बहुत अच्छे कॉलेज में उसको संस्था में उसका दाखिला करवाया और बच्चा आज काफ़ी सक्सेस है। तो ऐसा नहीं होता है कि बच्चा हमेशा गलत होता है, बच्चे को राय नहीं होते हैं। आपको भी अगर बच्चा बोल रहा है चाहेंगे तो... क्योंकि हमारे साथ हमारे फिर से एक कॉलर जुड़ चुके हैं, डॉक्टर प्रदीप साहू जी भोपाल से। स्वागत है सर आपका, पूछिए आप। हाँ, पूर्वा मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, पहले का कैरियर सिलेक्शन और आज का कैरियर सिलेक्शन, इसमें जमीन आसमान का फर्क आ गया है। डिस्ट्रैक्शन ड्यू टू सोशल मीडिया या इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया एंड कॉम्प्लेक्सिटीज इन कैरियर सिलेक्शन, इसको आप कैसे देखते हैं? आज सोशल मीडिया की वजह से क्या बहुत डिस्ट्रैक्शन है बच्चों में, भटकाव है, और जो इलेक्ट्रॉनिक रेज निकलती है ना, उससे तुरंत माइंड डाइवर्ट होता है। इसके बहुत अलग साइकोलॉजिकली फिजिकली बहुत इफेक्ट पड़ते हैं, तो वो सारा शरीर को सोचने के उसके ढंग पर प्रभाव डालता है, तो उससे कैरियर सिलेक्शन में इफेक्ट पड़ता है। आप इसको कैसे देखते हैं? आज के परिवेश में मुझे लगता है बहुत ही सटीक प्रश्न आपने किया हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय, हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि विज्ञान अभिशाप है और विज्ञान वरदान भी है। अब आप देखते कैसे हैं,
अगर निश्चित है कि जो भी हमारे सराउंडिंग जो घटनाएं होती हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कुछ एक्टिविटीज़ हों, हमारे ऊपर निश्चित रूप से हमारे मस्तिष्क पे इस पर प्रभाव पड़ता है और पड़ना भी चाहिए। स्वस्थ एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी भी है कि उसका प्रभाव पड़े। अब वो प्रभाव किस हद तक है कि हम पॉजिटिव किस प्रकार से लेते हैं। अगर बच्चा इस चीज़ में सिलेक्शन कोई ऐसी चीज़ का कर रहा है जो आपको भली भांति मालूम है कि ये आगे जाके उसके करियर को अच्छा नहीं बनाएगा, हाँ, तो उसको आप विधिवत तरीके से इस चीज़ को समझाना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि हमारे जो साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि अगर कोई बच्चा पढ़ते समय सोशल मीडिया पर जुड़ता है तो उसको वापस दोबारा कंसंट्रेट करने के लिए करीब 20 मिनट लगता है। तो वो कितना टाइम लॉस करता है उस चीज़ के लिए। तो सोशल मीडिया पे ये जरूरी नहीं होता है कि सारी ऑथेंटिक ही जानकारी हो या ऑथेंटिक चीज़ हो। आपको कैरियर काउंसलर की उसमें मदद लेनी चाहिए और उससे बात करवानी चाहिए ताकि बच्चे को सही दिशा मिल सके। जी, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हम कहीं पढ़ रहे हैं, कुछ और पढ़ रहे हैं और पता चला दिमाग कहीं और चला गया है। तो थोड़ा सा सोशल मीडिया से तो दूर रहना पड़ेगा, तभी हम अपना भविष्य बना सकते हैं। कभी कभी सर हम ये जानना चाहेंगे कि कभी कभी ये देखने को मिला है कि बच्चा बहुत बढ़िया है, ब्रिलियंट है, उसने एक सब्जेक्ट ले लिया है, लेकिन अब वो ये चाहता है कि वो ऑफलाइन दूसरा सब्जेक्ट लेकर भी वो 2 परीक्षाएं दे सके। तो क्या ये भी संभव है? बिल्कुल संभव है। शासन द्वारा इसके विषय में भी उसको एक छूट दी गई है कि बच्चा जो है अगर कोई एक सब्जेक्ट ऑप्ट करता है, मान लीजिए उसने मैथ्स ग्रुप ले लिया है, तो वो एक एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में बायो ग्रुप ले सकता है। और उससे संबंध में जो भी जो परीक्षाएं हैं वो दोनों परीक्षाओं में, जैसे नीट में भी बैठ सकता है बच्चा और इंजीनियरिंग भी दे सकता है। तो ये ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध है। जी, मुझे कई बार ये समझ में आता है कि हमारे पूरे परिवार में सारे इंजीनियर हैं, तो अब हमें भी इंजीनियर ही बनना है। हमारे पूरे परिवार में सारे डॉक्टर्स हैं, तो हमें भी डॉक्टर ही बनना है। इस सोच को बच्चों के ऊपर जो लादा जाता है वो किस प्रकार से उन्हें, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि नहीं भाई मेरे पूरे परिवार में मामा हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, जो वो वकील हैं, तो हमें भी वकील ही बनना है। तो इससे उनको कुछ और सोचने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, ये प्रश्न बहुत जायज़ है और ये प्रश्न बहुत कॉमन है कि इस चीज़ में ये परेशानियां मेरे पास लेके आते हैं कुछ अभिभावक कि बच्चा मेरा उस फील्ड में मैं भेजना चाहता हूं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बच्चे का इंटरेस्ट लेवल हम कैसे चेक करते हैं, तो उसकी जो सिटिंग है वो किस सब्जेक्ट को लेके कंटिन्यूसली है जिसमें वो खो जाता है, तो हम उस चीज़ को भली भांति समझें। और जो पेरेंट का जो दबाव कह लीजिए या सुझाव कह लीजिए, वो जिस फील्ड में है उसी फील्ड में ले जाना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं उन्हें उस कैरियर के जो ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं, जो अवरोध आते हैं, वो कैसे हटाते हैं उनको भली भांति उन पेरेंट्स को मालूम है। तो उनको मालूम होता है कि हम बच्चे को किस प्रकार से सक्सेस जल्दी दिला सकते हैं, इसलिए वो इस चीज़ के लिए करते हैं। बट थोड़ा सा पेरेंट इसमें ध्यान रखें कि अगर बच्चे का रुझान अगर आप देखते हैं कि 70% आप जो दिलाना चाहते वो शोर है, तो निश्चित ही करें। लेकिन अगर रुझान देखते हैं कि उसका 20 और 30% भी रुझान उस बार नहीं है, तो उस पर बिल्कुल भी दबाव ना डालें। जी, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया है। कई बार ये देखने को मिलता है कि भाई हमने बहुत सोच लिया था, ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे हमने सब्जेक्ट लिया है, सब्जेक्ट ले लिया, मन ही नहीं लग रहा उसके बाद में। अब कितनी बार और कब किस किस परीक्षाओं में या किस किस कक्षाओं में वो सब्जेक्ट बदल सकते हैं बच्चे, जिससे उन्हें लगे कि नहीं मन ही नहीं लग रहा, मैं कैसे पढ़ूं, वो चीज़ बड़ा प्रेशर देती है। देखिए, पूर्वा जी ने इतना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि हम सब कुछ पूछ लेते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि वो अगर उसने विषयों का चयन कर लिया है तो क्या वो विषय अब आगे जाके बदल सकता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अभिभावकों को और बच्चों को मैं बताऊं, बिल्कुल भी आप बदल सकते हैं विषय। इसके साथ में कुछ क्लॉज आते हैं, कुछ तरीके होते हैं कि हम कैसे विषय बदल सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि अगर 10वीं के पास करने के बाद आपने 11वीं में कोई सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया है और कक्षा 12वीं में आप समझते हैं कि ये विषय हम उतना अच्छा नहीं ले पा रहे हैं या हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, हमसे सिलेक्शन गलत हो गया है, तो कक्षा 12वीं में भी आप विषय बदल सकते हैं। 12वीं के भी कर ली है तो 12वीं के बाद आप कॉलेज लेवल स्तर पे भी विषय बदल सकते हैं। परंतु
इसमें है कि अगर कोई व्यक्ति साइंस ग्रुप से आर्ट ग्रुप में आना चाहता है तो आ सकता है, परंतु अगर व्यक्ति हमारा जो छात्र है वो आर्ट ग्रुप से साइंस ग्रुप में जाना चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ में ध्यान रखें कि आप अपने विषय कक्षा 11वीं के अलावा 12वीं में भी बदल सकते हैं और कॉलेज स्तर पर भी बदल सकते हैं। बहुत बहुत ही अच्छी बात है। अब ये तो हो गई, हमने विषय भी ले लिया, बदल भी लिया, लेकिन इसके बाद एक बहुत ही विकट समस्या है जो पेपर में, न्यूज़ में हमें देखने को मिलती है। पढ़ रहे हैं, सब कुछ है, पीयर प्रेशर है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे हार मान जाते हैं और ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं जो कि उन्हें नहीं उठाना चाहिए। पूरी ज़िंदगी के लिए पूरे परिवार को वो झेलना पड़ता है। उस समय उस परिवार को क्या पहले से समझना चाहिए, क्या चेतावनी मिल जाती है लोगों को, और उस बच्चे को क्या समझाना चाहेंगे कि अगर आप नहीं कर रहे कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया में सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनना ही ज़रूरी नहीं है, बहुत कुछ और ऑप्शन है। आप सब कुछ छोड़कर अगर घर जाकर कुछ और भी पढ़ लेंगे, कुछ और भी कर लेंगे, तो भी दुनिया आपके लिए है, ज़िंदगी आप जीत सकते हैं। पूर्वा जी, एक मिथ है, पेरेंट्स के बीच में भी है और अभिभावकों के बीच में मिथ है। वो मिथ ये है कि बच्चों का जो वो आकलन करते हैं तो उनके अंकों के आधार पर करते हैं। आपको मैं बता दूं, अंकों का आना कोई किसी भी उसकी इंटेलिजेंसी का पैरामीटर नहीं है। हर बच्चा किसी ना किसी क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकता है, इंटेलिजेंट होता है, कुछ ना कुछ ईश्वर ने उसको गुण दिए होते हैं, बस हमें उसको पहचानने की ज़रूरत होती है। अगर किसी सब्जेक्ट को लेके अगर बच्चा रुक जाता है किसी चीज़ में, तो मध्य प्रदेश शासन ने एक रुक जाना नहीं नाम से एक हमारे उसको आगे बढ़ने के लिए एक स्कीम बनाई है, जिसमें 5 सितंबर उसकी आखिरी दिनांक है। आज की डेट में उसके फॉर्म भर सकते हैं, 5 तारीख तक आज आखिरी डेट है। उसकी कक्षा उसमें 10 तारीख से लेके 18 तारीख तक उसका प्रशिक्षण भी होता है। कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न है सब्जेक्ट को लेके, जिसमें वो रुक गया है, उसमें वो उनके स्कूल में प्रशिक्षण भी ले सकता है और 20 तारीख को वो उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फिर से दे सकता है और उसको भली भांति अगर इसमें पास होता है तो उसकी उत्तीर्ण की अंक सूची मिलती है। अगर मान लीजिए इसमें भी बच्चा पास नहीं होता है तो दिसंबर में ये फिर से कराई जाती है। अगर वो अभी मई के एग्ज़ाम में पास हो जाता है तो उसको नियमित इसमें एडमिशन मिल जाएगा, और अगर वो दिसंबर के एग्ज़ाम में पास होता है तो वो स्वाध्यायी छात्र के रूप में ले सकता है। तो ये आपकी ज़िंदगी का इम्तहान नहीं है, ये तो एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होती है। तो बच्चों को हार नहीं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की वो कविता याद आती है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। तो निश्चित रूप से हमें हार नहीं माननी है। हारते तो वो हैं जब हमारा मन और इस चीज़ को हमारा मस्तिष्क हार स्वीकार कर लेता है। लेकिन हम तो इंडिया देश के निवासी हैं और हमारे किसी भी पूर्वजों ने आज भी हार नहीं मानी है। हमारे देश लिए देखिए, हमारे देश की आज़ादी लेकर ही रहे, जो ठान लिया है वो लेकर रहे। हमारा जो गगन यान है जो अभी हाल ही में पिछले कितने दिन से प्रयास कर रहे थे, विफल हुआ और हम सक्सेस हुए। बहुत ही अच्छे से आपने समझाया और मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट विषय पर आज हमने बात की, और जिन भी हमारे अभिभावकों ने, जिन विद्यार्थियों ने ये प्रोग्राम देखा होगा उनके लिए ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। आप आए हमारे स्टूडियो में और इतनी अच्छी जानकारी है, उसके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। दर्शकों, अब मैं आपको ले चलती हूँ हमारे साथी श्रीकांत सोनी जी के साथ में, जो कि पहुँच चुके हैं शासकीय नवीन हायर सेकेंडरी स्कूल तुलसी नगर, क्योंकि यहाँ की छात्राओं ने 10वीं में भाई झंडे गाड़ दिए हैं, बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो क्यों ना यहाँ की जो प्राध्यापिका है और जो छात्राएं हैं उनसे बात कर ली जाए। तो चलिए, ओवर टू श्रीकांत सोनी जी। धन्यवाद पूर्वा जी। आज हम 10वीं कक्षा की छात्राओं से बातचीत करेंगे और उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि 10वीं का परिणाम तो आ चुका है, बहुत ही अच्छा परिणाम हुआ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मेहनत की थी, जिस लगन से उन्होंने पढ़ाई की थी, निश्चित रूप से परिणाम उनके हक में आना ही था। लेकिन अब आगे किस तरह से वो अपना भविष्य देख रही हैं, क्या कुछ वो बनना चाहती हैं और किस तरह की तैयारी है स्कूल शिक्षा विभाग की भी और साथ में छात्राओं की, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कक्षा 10वीं जिन्होंने पास की वो छात्राएं हैं, हमारे साथ गवर्नमेंट नवीन गर्ल्स स्कूल की वो छात्राएं, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने कक्षा 10वीं का परिणाम जो है वो पास किया है और कितनी मेहनत की थी उन्होंने। क्या आपका परिणाम आया है कक्षा 10वीं?
मेरे 92% आए हैं, मतलब नवीन कन्या स्कूल में मेरा हाईएस्ट परसेंट है। हमारे स्कूल का 100% रिजल्ट आया है। इसमें हमारे सभी विषय शिक्षकों ने काफ़ी मदद की है। इसके साथ हमारी प्रिंसिपल मैम ने हमें कई गाइडेंस दिए, हमारे टेस्ट लिए, और हमारी जो वार्डन मैम है उन्होंने हमारा मतलब एकदम बच्चों की तरह हमें घर वाली फीलिंग दी। ऐसा बिल्कुल वो नहीं लगा कि हम घर पे नहीं है, कि घर पे होते तो हम और ज़्यादा अच्छा करते। हम हॉस्टल मतलब हमारे नवीन कन्या स्कूल में हॉस्टल की सुविधा भी है, जिसमें हम लोगों ने हॉस्टल में रह के पढ़ाई की है, और बहुत ही मेहनत के साथ हमने 8 से 10 घंटे पढ़ाई की है, और ये रिज़ल्ट हमें प्राप्त हुआ है। बिल्कुल मेहनत भी की और सभी का सहयोग रहा और रिजल्ट इनके पक्ष में रहा। आगे क्या आपने सोचा है, क्या करेंगे आप? सर मुझे मैथ्स लेके आगे IAS की तैयारी करना है, मुझे बड़े होके UPSC क्रैक करनी है। आप बताइए। सर मेरा नाम ऋतु गौर है और मैंने 10th क्लास में 91.6% मेरी परसेंटेज बनी है। मैं सेकंड नंबर पे हूँ, और हमारे सभी विषय शिक्षक और हमारी प्रिंसिपल मैम हमें बहुत सहयोग दिया है पढ़ाई में। और प्रिंसिपल मैम नए नए तरीक़ों से हमें पढ़ाई करवाती थी, और हमारे टेस्ट भी लेती थी, पेपर भी लेती थी, और वार्डन मैम ने भी बहुत सहयोग दिया है। हम हॉस्टल में रहते थे, और हमारे जो कैंटीन वाले अंकल हैं खाने वाले, उन्होंने भी हमें पेपर के टाइम पे ऐसा खाना खिलाया कि हम लोगों की तबीयत ख़राब ना हो। सभी लोगों का बहुत अच्छा सहयोग था, और हमारा स्कूल का 100% रिजल्ट आया है। क्या करेंगे आप आगे चल के, क्या सोचा है आपने? सर मुझे IAS बनना है। मैं 11th में ही साइंस सब्जेक्ट लूँगी, इसके बाद मुझे UPSC क्रैक करके IAS बनना है। मेरा नाम नरगिस शेख है। मैंने कक्षा 10 पास आउट की है। मेरे 82.2% बने हैं। मैं गवर्नमेंट नवीन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की एक छात्रा हूँ, और मुझे 10th के बाद PCM लेना है, और उसके बाद मैं इंजीनियर बनना चाहूँगी। मेरा नाम मान्या पटेल है। मैंने अभी 10th पास आउट किया है, और जिसमें मेरे 90% है। मैं नवीन कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल तुलसी नगर से हूँ, और कस्तूरबा गांधी हॉस्टल में रहती हूँ। मैं आगे हमारे स्कूल में लाइब्रेरी की सुविधा है, और कंप्यूटर भी सिखाया जाता है। मैं आगे PCM लेके पायलट की तैयारी करना चाहती हूँ। मेरा नाम अल्फिया बानो है। मैं कक्षा 10वीं पास की हूँ और 74.6% लाई हूँ, और मैंने ज़्यादा नहीं 5 से 6 घंटे पढ़ाई की है, क्योंकि मैं अपने माइंड को फ्री रखना चाहती थी। क्योंकि ऐसा होता है कि पेपर के समय अपन जो भी याद करते हैं वो सब भूल जाते हैं, मगर मैंने भूला नहीं। मुझे जो आया मैंने वो लिखा, और मेरे ऐसे परसेंटेज बने हैं। और ये हमारी क्लास टीचरों ने भी हमारा बहुत साथ दिया है, और एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाई है, और हमारे स्कूल का 100% रिजल्ट आया है। मेरा नाम संजना पर्वत है, और मैं 10th पास आउट छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शासकीय नवीन कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, और मेरे 72.8 परसेंटेज बने हैं। मैंने अपने पेपर के लिए 6 से 8 घंटे पढ़ाई की है, और मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करती थी। मुझे आगे डॉक्टर बनना है, उसके लिए मैं PCB सब्जेक्ट लूँगी 11th में, और उसके बाद नीट की एग्ज़ाम देकर उसके बाद डॉक्टर बन जाएंगे। मेरा नाम अंशिका सांगोड़े है। मैं कक्षा 10th अभी पास हुई हूँ। मेरे परसेंटेज 74.9 बने हैं। मेरे को मतलब मेरे क्लास टीचर और बाकी सारे टीचर ने बहुत सपोर्ट किया है, और हमारे स्कूल में वोकेशनल कोर्स है जो मैंने करा है ब्यूटिशियन का। मुझे बड़े होके ब्यूटिशियन बनना है। मेरा नाम निकिता सिंह है, और मैं 10th पास आउट हुई हूँ इसी स्कूल से, और मेरे 71.4 बने हैं। हमारी टीचरों ने बहुत मेहनत करी है, हम लोगों को अच्छे से पढ़ाया है, और सारी मैमों ने इस प्रकार पढ़ाया है कि हमें लगा नहीं कि हमारी मैम पढ़ा रही है, ऐसा लगा कि हमारे घर में ही कोई अपना पढ़ा रहा है। और मुझे यहाँ पे मतलब आगे कॉमर्स लेके CA का कोर्स करना है। मेरा नाम वैष्णवी पूर्विया है, और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैंने कक्षा 10वीं पास कर ली है। मैं शासकीय नवीन कन्या तुलसी नगर की छात्रा हूँ, और मैंने 10वीं कक्षा पास कर ली है। इसमें हमारी प्रिंसिपल मैम, सर और हमारी सारी टीचर्सों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। छात्राओं को रोज़गार प्राप्त करने के लिए हमारे स्कूल में 2 सब्जेक्ट है, ब्यूटी एंड वेलनेस एंड हेल्थ। इसमें से मैंने ब्यूटी एंड वेलनेस लिया है, क्योंकि मुझे आगे चल के ब्यूटिशियन बनना है। मेरा नाम रुमाना अली है। मैं कक्षा 10वीं पास कर चुकी हूँ। मेरे कक्षा 10वीं में 71.6% बने हैं। नवीन कन्या उच्चतर माध्यमिक तुलसी नगर भोपाल की मैं छात्रा हूँ, और हमारे स्कूल में हमारी जो प्रिंसिपल मैम हैं उन्होंने हमें बहुत ही प्रोत्साहित किया। इसी वजह से तो हम इतना अच्छा रिज़ल्ट अपना बना पाए हैं पूरे भोपाल में। और हमारे यहाँ सब्जेक्ट उपलब्ध कराए गए हैं बच्चों के लिए, ब्यूटी और हेल्थ। तो इसमें मैं आगे चल के ब्यूटिशियन बनना चाहती हूँ, और 11th में अच्छे मार्क्स और लाना चाहूँगी। मैं बीना जैन उच्च माध्यमिक शिक्षक भूगोल की हूँ,
और मैंने 10वीं में वाले बच्चों को सोशल स्टडी पढ़ाने में भरसक प्रयास किया है। पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था, इसके बाद भी हमारे बच्चों ने कामयाबी हासिल की है उस क्षेत्र में। और सब्जेक्ट से संबंधित हम लोग सभी विषय शिक्षक उन्हें कैरियर काउंसलिंग भी करते हैं उनकी, कि जिस जिस विषय के हैं उस विषय को लेकर अगर तुम बहुत अच्छा स्टडी करोगे और पढ़ाई करोगे तो भविष्य में क्या बन जाओगे। तो ये सारी हम लोगों ने अपने बच्चों को मार्गदर्शन दिया है। मैं शिक्षक के साथ साथ वार्डन भी हुई इस स्कूल की, जहां हमारी छात्राएं, वहां भी पढ़ाई का ही माहौल रहता है। और इस बार स्कूल का 95% रिजल्ट रहा है और छात्रावास वाली छात्राओं का 100% रिजल्ट रहा है। और जो सबसे पहली छात्रा जो हमारे यहाँ टॉप की है वह भी छात्रावास की छात्रा है। मैं डीडी पवार यूडीटी टीचर के रूप में यहाँ पदस्थ हूँ और इस वर्ष जैसा कि हमारी प्राचार्य मैडम के नेतृत्व में समस्त शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन में और बच्चों के द्वारा वर्ष के पूर्व ही एक लक्ष्य बना लिया था कि बहुत अच्छे अंकों के साथ हमें कक्षा 10वीं यानी कि हाई स्कूल उत्तीर्ण होना है। और बच्चों ने अपनी पूरी साल भर निरंतर कुशल शिक्षकों के मार्गदर्शन में मेहनत की और परिणाम लक्ष्य के बिल्कुल निकटतम पहुंच गए और 95% के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। जहां पूरे प्रदेश के रिजल्ट में एक भारी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन वहीं शाला के परीक्षा परिणाम 95% पाकर सारे बच्चों में हर्ष उल्लास छाया हुआ है। परिणाम प्रतिवर्ष आते हैं, इस बार भी परिणाम आए, बहुत अच्छा रहा रिजल्ट इस बार भी। और कई शालाओं ने बहुत ज़्यादा इसको अच्छे से लिया। तो इन परिणाम को देखते हुए भी प्रदेश के जितने भी स्कूल हैं, शासकीय अशासकीय, सभी विद्यालयों में बच्चों के लिए विशेष तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। खासकर जो बच्चे 10th में और 12th में थे और उनके लिए कैरियर काउंसलिंग का विशेष प्रयास हो रहा है कि बच्चों जो 10th में बच्चे थे उनको बताया जा रहा है कि वो किस सब्जेक्ट, क्योंकि पहले यही था, पहले लोगों को यही रहता था या तो इंजीनियरिंग कर लो या मेडिकल। अब ऐसा नहीं है, अब इतनी सारी ब्रांचेस हो गई हैं तो उसके अनुसार उनको अलग अलग फील्ड में भेजने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही जो बच्चे 12th में हैं उनको भी जो हायर एजुकेशन के बहुत सारे उनको ऑप्शन दिए जा रहे हैं ताकि बच्चे हायर एजुकेशन में किस तरह से अपना एक्सेल कर सकते हैं, कहाँ पे उनको रोज़गार मिल सकता है, उसके तरह किए जा रहे हैं। इसके लिए सभी विद्यालयों में कैरियर काउंसलर्स हैं जो उनको बच्चों को बताते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या सब्जेक्ट ले सकते हैं, किस विषय में जा सकते हैं। साथ ही जो बच्चे 12th में हैं उनको हायर एजुकेशन में कहाँ जाना है, किस तरह का काम करना है, तो ये सारी माने उसको देखते हुए भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस बार हमारा बोर्ड परीक्षाओं का जो रिज़ल्ट आया है वो बहुत ही अच्छा आया है। 12th क्लास में 98% रिज़ल्ट आया है और 10th क्लास में 95% रिज़ल्ट हमने अचीव किया है। और इसमें सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि 88% बच्चे 12th में और 78% बच्चे 10th में फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए हैं। हाईएस्ट मार्क्स 92% हाईएस्ट मार्क्स हैं। हम लोग बच्चों के करियर गाइडेंस के लिए बहुत से प्रयास करते हैं। मेरे स्कूल में 3 फैकल्टी हैं, एक आर्ट्स है, कॉमर्स है और साइंस विद मैथ्स है। तो कोई भी बच्चा अपनी रुचि के अनुसार इन फैकल्टीज़ को चुन सकता है। और इसके साथ साथ में यदि वह अपना करियर को यदि व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहता है तो वह वोकेशनल ट्रेड भी ले सकता है। और इसके साथ साथ में कंप्यूटर कोर्स भी स्कूल में करवाया जाता है जिसमें कि CCA कोर्स होता है। और इसके साथ साथ में हम बच्चों को हिंदी टाइपिंग, अंग्रेजी टाइपिंग भी सिखाते हैं ताकि कभी उनको वो भविष्य में काम आए। और इसके साथ साथ में हम बच्चों को करियर गाइडेंस के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी भी हम करवाते हैं। जैसा कि मैंने इस स्कूल का मोटो रखा हुआ है वो है शिक्षा, संस्कार और रोजगार। मैं ये समझती हूँ
किसी भी बच्चे की शिक्षा तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक कि वो संस्कारित ना बने। और आज हमारे देश में संस्कारित शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। और किसी भी बच्चे की शिक्षा तब तक भी पूर्ण नहीं हो सकती जब तक कि हम उस बच्चे को इस लायक ना कर दें कि वह रोजगार कमाने के लायक हो जाए या रोजगार पैदा करने के लायक हो जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा में इन दोनों चीज़ों का समावेश हो। तो आइए, हमने प्रिंसिपल से बात करी, शिक्षकों से बात की और साथ ही बच्चों से बात की। छात्राओं ने यही कहा कि लक्ष्य तय था, अथक मेहनत ही थी जो कि परिणाम उनके हक में आया और आगे का भी उनका लक्ष्य तय है, क्योंकि कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। और जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है, परिणाम उनके पक्ष में आया और आगे भी वो इसी तरह से मेहनत करके अपने स्कूल का, अपने शहर का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन करना चाहती है। पूर्वा राय, ओवर टू यू। बच्चियों से जिन्होंने कि हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया। ये तो कि हमने बात अपनी बच्चियों की, अपने देश के भविष्य की। और अब अगले सेगमेंट की ओर आ जाते हैं, जो कि है हमारे आज के मेहमान। हम आज आपको मिलवाने वाले हैं श्री संतोष अस्थिया जी से, जो कि कबीर और लोकगीत गायक है। ये मालवी लोकगीत गायक है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्यों ना सबसे पहले अस्थिया जी से ये जान लिया जाए कि आपने गाना कब से शुरू किया? क्या परिवार में भी कोई गाता था? शौक आपको कब से लगा? जी मैम, ये मेरे परिवार में मेरे पिताजी पहले गाते थे और मेरे परिवार के लोग संगीत और धर्म भावना से बहुत अच्छे जुड़े हुए लोग। हाँ जी। और जब भी मैं कुछ कथा भागवत में वो जाते थे, उनके पीछे पीछे मैं हमेशा लगा रहता था। जिसके बाद मेरे मामा जी थे, वो अच्छे सिंगर थे जी, मतलब कन्हैयालाल जी खांगोड़ा। जिसके बाद में हमारे वो कालूराम जी बामनिया और प्रहलाद सिंह जी टिपानिया, ये जो हमारे वशिष्ठ गुरु रहे। और इन्हीं के जरिए, इनके माध्यम से हम यहाँ तक धीरे धीरे इस चीज़ों तक पहुँचे कि चीज़ गुरु ज्ञान क्या होता है। और शिक्षा के माध्यम से भी हमारे जो गुरु जी है दीक्षा देने वाले, तो देवास वाले मंगलधाम आश्रम एक बना हुआ है, बहुत अच्छा आश्रम है। तो हमारे गुरु है वो, उन्हीं ने हमें दीक्षा देकर आगे इस चीज़ से अवगत कराया कि इस चीज़ में उतरने में आपको बहुत अच्छी संतुष्टि और मेरे को बहुत अच्छा अनुभव होता है जीवन का। जी जी। कि मेरे जीवन में जो मैंने तरक्की करी गाने बजाने में, तो गुरु के माध्यम से और एक शिक्षा के माध्यम से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। कहा जाता है ना कि मालवी बोली बहुत ही मीठी होती है, वहाँ के लोग बड़े मीठे होते हैं। तो ये जो मालवी बोली है जो हम आपको सुनवाने वाले हैं, तो क्यों ना प्रश्न उत्तर तो भाई चलते रहेंगे, लेकिन पहले तो सुन लिया जाए आपसे एक जी गीत। हमारा माथारो भमर बंदाव जो रे, बीरा रमा झमक से मर घर आओ जो रे। हमारा माथारो भमर बंदाव जो रे, बीरा रमा झमक से मर घर आओ जो रे। बीराया पया जो ने भावच लाओ जो रे, बीरा आपया जो ने भावच लाओ जो रे। संग मेरी दी सीधी ने साथे लाओ जो रे, हो बीरा रामा धमक मर आओ जो रे। रिदी सीधी ने लारा तम लाओ जो रे, बीरा रामा धमक मर घर आओ जो रे। बीरा आप आजो ने भाभी लाओ जो रे, दादा आप आजो ने भाभी लाओ जो रे। राधा रुख मणा लारा तम लाओ जो रे, हो बीरा रामा घमक मार घर आओ जो रे। मारा माथारो भमर बंदाओ जो रे, बीरा रामा घमक मार घर आओ जो रे। बीरा रामा घमक मार घर आओ जो रे। रिद्धि सिद्धि ने
संग लाओ जो रे, बड़ा ही मीठा लगा, बहुत अच्छे से आपने गाया। आप ये बताइए कि कौन सी उम्र से आपने शिक्षा प्राप्त करनी शुरू की थी? दीदी मैंने लगभग 10 वर्ष पहले ही मैं चालू हो गया था। अच्छा जी। तो मैं बच्चा ही था जब से इस चीज़ को मैं गाने बजाने का माध्यम से सीख गया था। 15-20 साल के बाद में तो मैं हारमोनियम बजाने लग गया था, मतलब लगभग 15 साल में जी। और उस टाइम पे माच है जी, हरिचंद्र का खेल है, हाँ जी। ये अधिकतर ज़्यादा होते थे तो उनको बहुत अच्छा देखने में आते थे। पुरानी पकड़ थी, मालवी की परम भाषा थी जी। तो राजा हरिचंद्र का माच बहुत देखने जाते थे हम। तो उनसे हमको लगा कि गाने बजाने का, संगीत का शौक़, और हमारे एक गांव में भी थे जो उन्होंने हमें शिक्षा की ओर ले गए कि यार चलो आप अच्छे बजाते हो तो अब हमारे साथ में रहना। तो गांव में लोग ज़्यादा करते ना, मंदिरों में हाँ जी शाम सवेरा आरती होती थी, तब जाके हम वहाँ पर बैठते थे। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे। जी जी, की ये सीख थी। जी 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 जी। आप अगर ये बताएं कि जो बचपन की अगर कुछ एक ऐसी याद हो जो सबसे ज़्यादा आपके दिल पर छाप छोड़ गई हो, वो सुनाना चाहें अगर आप। जी, मैं बचपन में मैडम दीदी मैंने जब भी चाहा, जब हमारे तरफ जो हमारे बच्चे बच्ची हैं या हमारे परिवार के लोग हैं, मैं सभी से समाज में एक संस्था बनाई थी मैंने जी। तो सदगुरु कबीर सामाजिक सेवा समिति अध्यक्ष के नाम से हमने ये संस्था चालू करी। तो सभी को हम समाज में प्रेरणा देना चाहते हैं कि समाज में स्वस्थ रहे और जिसके बाद में शिक्षित रहे। बहुत अच्छा। हमने शिक्षा के बारे में जो दायित्व उठाया कि सभी बच्चे, और ज़्यादा करते न बच्ची के ऊपर ज़्यादा लोग उन अत्याचार कर रहे हैं, मैंने अभी देखा है। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ तक में यदि कोई देखे तो बच्चे बच्ची को और बच्ची को बहुत अच्छे से पढ़ाए और उसको आगे पहुँचाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनाए, बहुत ही अच्छी। कर ले मेल गंवारा गुरा जिस कर ले मेल गंवारा, क्या सोचे क्या खोजत बारम बारा साहब से कर ले मेल गंवारा। अरे जन्म्या सो नर मरना है, जन्म्या सो नर मरना है, मालिक का लेखा देना रे, क्या सोचे क्या खोजत बारम बारा गुरा जिसे कर ले मेल गंवारा। जब दर्शन को जी चाहिए रे, दर्पण ने मांझ तो रहिए। हाँ दर्शन को जी चाहिए, दर्पण ने मांझ तो रहिए। सारा दर्पण माही लग रही काई, सारा दर्पण माही लग रही काई, फिर तन दर्शन का से होई, क्या सोचे क्या खोजत बारम बारा गुरा जिसे कर ले मेल गंवारा। क्या ढूंढत बारम बारा साहब से कर ले मेल गंवारा। हाँ हाँ कर ले मेल गंवारा, हार भाई कर ले मेल गंवारा। संगीत एक ऐसी विधा है कि समझ में ना आए दिल को छू लेती है। ये भाषा बहुत ही मीठी है और मुझे लगता है बहुत से हमारे दर्शक ऐसे होंगे जिन्हें पता नहीं होगा, लेकिन आनंद भरपूर मिल रहा है जो मन को छू रही है, मन को ठंडक दे रही है। आज सुबह सुबह बहुत ही मीठा आप गा रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आप कबीर भजन गाते हैं, आपकी कितनी टोली है, कितने लोगों के साथ आप ये काम करते हैं? जी मैम, हम 8 लोगों के मतलब मंडल है जी। 8 लोग, कोई ढोलक बजाता है, कोई वायलिन बजाता है, कोई बीना बजाता है और कोई मजीरा बजाता है। इसी प्रकार से हम गांव-गांव जाकर 8 लोगों का मंडल चलता है हमारा जी।
और जा भी जाते हैं तो लोगों को उससे शिक्षा भी मिलती है, उससे प्रेरणा अच्छी मिलती है कि भजन गाना बहुत अच्छी चीज़ है। भजन है तो समृद्ध कबीर है। कबीर साहब ने कहा कभी कभी कि जागरण ही में सोना सोहने में राज, एक तो बंद में घर करन एक रहे बैराग। क्योंकि हम जहाँ तक कबीर में जब जाएंगे तो हम संत महात्माओं की याद आएगी और अच्छी प्रेरणा मिलेगी। जी, क्या आप हमारे लिए वो धीरे गाड़ी हाँको रे गा सकते हैं प्लीज? क्योंकि हमारा बड़ा मन है सुनने का। जी। जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, ओ जरा धीरे धीरे वो गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। आरी गाड़ी मारी रंग रंगीली पैया है लाल गुलाल, आरी बैठन वाली झेल छबिल भी हाँकन वालो राम भाई, हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। अरे देश देश का वेद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी, अरे देश देश का वेद बुलाया, लाया सजन और बूटी। फिर अरे जड़ी बूटी तेरे काम नहीं आई जद राम के घर से छूटी रे भैया, हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। अरे बिलख बिलख कर तिरिया रोवे, बिछड़ गई हमारी जोड़ी, अरे बिलख बिलख कर तिरिया रोवे, बिछड़ गई हमारी जोड़ी। अरे कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जोड़ी उन तोड़ी रे भाई, हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। बहुत बहुत ही मीठा भाई। मैं तो आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि आज मैं अपनी जन्मभूमि से जुड़ चुकी हूँ, क्योंकि मालवा में ही मैं पैदा हुई हूँ और आज मैं बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सुनकर। सही है कि कोई भी जड़ी बूटी आपको काम नहीं करेगी अगर आप राम के साथ में हैं। राम का नाम ही सब कुछ है। जी, बहुत बहुत मीठा आपने गाया। आप ये बताइए कि जब आप ये कबीर भजन गाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, लोगों के रिएक्शन देखकर आपको कैसा लगता है? क्योंकि बड़ा ही एक मीठा सा अनुभव है ये एक कलाकार और लोगों के बीच में। मैडम दीदी, ऐसा लगता है जब हम भजन गाते हैं तो हमारे दिल में से एक ऐसा अनुभव होता है, इतना आनंद आता है कि जो लोग हमें भाव करते हैं और जो जुड़ते हैं तो वाहवाही जो आदि करते हैं वो तो एक प्रेम की करते हैं, कोई इंसान की नहीं करते हैं। जो सद्भावना से हम उनको उपदेश देते हैं, उन उपदेश को वो ध्यान में धरते हुए और कबीर साहब की वाणी को जब समृद्ध से सुनते हैं तो एक भजन में ऐसा भी कहा कि मन सामर्थ सदगुरु कीजिए। हाँ, जब हमारा मन सामर्थ होगा तो हम सभी को सुना पाएंगे। और संतों ने ये भी कहा कि जहाँ तक समझ प्रेम की है भाषा है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। जी जी, आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर बात करी कि किस प्रकार से बच्चे 10वीं के बाद चयन करें और साथ ही साथ मालवी लोकगीत सुने। आप आए हमारे स्टूडियो में और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी संतोष जी, आप देखते रहिए कार्यक्रम मध्य प्रदेश।
नमस्कार मध्य प्रदेश, क्योंकि सुबह 8 से 9 सोमवार से शुक्रवार हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं कार्यक्रम। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए पुरवा राय को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।